हेलो स्टूडेंट। आज से 11th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक करने वाले हैं उस पहले टॉपिक का नाम है जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बात जानना जरूरी है। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि देखो बेटा, जब आपने पहला चैप्टर किया था तो पहले चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक, एक ब्रांच पढ़ी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। उस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आपने एक परिभाषा पढ़ी थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव की पहचान करते हैं, नेक्स्ट उसको नाम देते हैं यानी कि नामकरण करते हैं, और तब जाके हम उसका वर्गीकरण करते हैं यानी उसे पर्टिकुलर किसी एक समूह में रखते हैं। जैसे पौधा है तो पादप जगत में, जंतु है तो जंतु जगत में। ऐसा कुछ हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है। नेक्स्ट जो अब हम सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम जीव जगत का वर्गीकरण है, इस चैप्टर के अंतर्गत जब आपकी किताब का पहला पेज स्टार्ट होता है तो वहां पर कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, जैसे कि एक है अरस्तु, नेक्स्ट एक है लीनियस, नेक्स्ट एक है जिनका नाम है R.H. विटेकर। ये तीन वैज्ञानिकों के बारे में वहां लिखा हुआ है और उन्होंने कुछ कुछ अपना वर्गीकरण बता रखा है। पर हम आपको जो वर्गीकरण यहाँ करवाने वाले हैं जिसका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है जैविक वर्गीकरण, तो मैं आपको वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिए गए वर्गीकरण है उनको थोड़ा लार्ज रूप में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें इनको सीखना बेहद जरूरी है। केवल ये चैप्टर सेकंड की बात नहीं है, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, नेक्स्ट इसके अलावा 11th और 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आना जरूरी है, वर्गीकरण आना जरूरी है कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक लिख रखा है जैविक वर्गीकरण, वो डायरेक्टली आपके किताब में तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और ध्यान से समझिए। तो टॉपिक का नाम है जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पहले चैप्टर के अंतर्गत आपने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की फिर से मैं परिभाषा बोल रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, उसका नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। तो यहां पर जो तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण किया जाता है, बस ऐसा समझो कि यहां से सेकंड चैप्टर से उसी वर्गीकरण को हम लार्ज रूप में देखने वाले हैं। तो वर्गीकरण का एक्चुअली मीनिंग, तो यहां वर्ड लगाओ जैविक, क्योंकि हम जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसलिए इसको बोल दिया जैविक वर्गीकरण। तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखना कि लाइन सुनो बेटा, जीवों की पहचान कर उनको विभेदित कर किसी समूह में रखना जिससे उनके आपसी संबंधों को पता किया जा सके, और यही कहलाता है जैविक वर्गीकरण। ध्यान से लाइन सुनो बेटा कि वर्गीकरण का एक्चुअली मीनिंग क्या है। जब हम किसी जीव को पहचान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, विभेदित कर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर समूह में रख देते हैं ताकि जब हम उसे अध्ययन करें तो उनको पहचानना, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करना थोड़ा बहुत क्या हो जाए, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा अध्ययन या आपसी संबंधों का पता किया जा सके। तो लाइन फिर से पढ़ लीजिए कि जीवों की पहचान कर उनको विभेदित कर किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में रखना जिससे उनके आपसी संबंधों को पता किया जा सके, यही कहलाता है जैविक वर्गीकरण। जैसे कि आपने
पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, या इसके अलावा आपने अगर पढ़ रखा है कि जब हम कोई पादप की खोज करते हैं तो देखते हैं कि पादप की जब खोज हो जाती है कि खोज हुई है तो उसके पहचान में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल जो भी है हम सारे लक्षणों को देखते हैं, आकार की है या शारीरिक लक्षण जो है उनको देखते हैं, उस आधार पर उसकी पहचान करते हैं, नाम देते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के अंतर्गत उसे हम वर्गीकृत करते हैं। तो मीनिंग यह है कि जैविक वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे जीवों की खोज हो चुकी है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि तकरीबन 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की खोज हो चुकी है, यानी हम उसे ज्ञात कर चुके हैं। अब इतने सारे जो जीव ज्ञात हो चुके हैं तो इनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जा सके, तो इसकी पहचान के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें जीवों का वर्गीकरण करना तो होगा ही। तो जैविक वर्गीकरण किया जा सकता है ताकि हम जीवों के आपसी संबंधों का क्या कर सके, अध्ययन कर सके। तो इसलिए किया जाता है जैविक वर्गीकरण। अब देखिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम पहले भी आपने पढ़ा है, एपीडी कैंडोले। आपको याद हो तो इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया है। चलिए देखिए, एपीडी कैंडोले ने वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है। ये जैविक वर्गीकरण जो है उनको दो भागों में बांटा है। जो पहला है उसका नाम है अतर्कपूर्ण वर्गीकरण, इंग्लिश में से बोलते हैं एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही दूसरा वर्गीकरण है जिसका नाम है तर्कपूर्ण वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल क्लासिफिकेशन। तो आपको ये जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक का नाम है अतर्कपूर्ण और दूसरा है तर्कपूर्ण वर्गीकरण। आप इस क्लास में बने रहिए बेटा, ये टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आपको आना जरूरी है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अतर्कपूर्ण वर्गीकरण, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। देखिए जरा, अतर्कपूर्ण वर्गीकरण, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। सुनिए मेरे, ये क्या है? देखो बेटा, इस प्रकार का जो वर्गीकरण है इसमें पौधों की वास्तविक प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, इन पर कोई कॉन्सेंट्रेट या कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि ध्यान से देखना एक एक चीज को कि इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों की वास्तविक प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जाता, पहला। नेक्स्ट, दूसरा, पौधों का जो वर्गीकरण है, इस प्रकार के वर्गीकरण में ध्यान करोगे बेटा, केवल हम ये पढ़ रहे हैं जैविक वर्गीकरण दो हैं, अतर्कपूर्ण और तर्कपूर्ण। तो पौधों का वर्गीकरण जो किया जाता है इस प्रकार के वर्गीकरण में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। आपको याद होगा तो आपने अल्फाबेट्स पढ़ रखे होंगे, आपने अल्फाबेट्स पढ़ रखे होंगे जो कि ABCD के बारे में आप जानते होंगे, जो कि टोटल होते हैं 26। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में क्या किया जाता है कि जब भी पौधों का वर्गीकरण किया जाता है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो पादप जगत के अंतर्गत टोटल कितने समूह बनेंगे? 26 समूह बनेंगे। कहने का मीनिंग यहाँ ये है कि जिस पौधे की खोज होगी, जब उसको नाम दिया जाएगा, अगर उसका नाम A से शुरू हो रहा है तो उसे A ग्रुप में रख दिया जाएगा, B से शुरू हो रहा है तो उसे B ग्रुप में रख दिया जाएगा। जैसे पिछले चैप्टर में हमने कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम पढ़े थे। आम, जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको M नंबर के ग्रुप में रख दिया जाएगा।
जैसे आलू का पढ़ा था सोलेनम ट्यूबरोसम, तो उसको एस ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार के वर्गीकरण में ना तो पौधों की वास्तविक प्रकृति का ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ इसमें अल्फाबेट के आधार पर ही उनका क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब इस प्रकार के वर्गीकरण का कोई वास्तविक आधार नहीं है, यानी कहें तो ये एक प्रकार का सत्य वर्गीकरण नहीं है। और अगर ये सत्य वर्गीकरण नहीं है तो फिर भी इसको पढ़ा क्यों जा रहा है या इसका उपयोग क्या है? तो जरा देखिए, इसका एक उपयोग है और वो है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। अब ये क्या है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा? अब देखो बेटा, लिस्टिंग का मतलब तो आप जानते हो, क्रमबद्ध, विन्यास या एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर, क्रम। पर ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये फ्लोरा, ये क्या है ये सीखिए आप। देखिए बेटा, फ्लोरा का मतलब है किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले, किसी स्थान विशेष पर या विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो कहलाते हैं फ्लोरा। जैसे मान लो कोई एक जंगल है, जिस जंगल का एक निर्धारण हुआ है कि कितना हेक्टेयर या कितना बीघा जमीन है, तो उस जमीन पर जितने टोटल पौधे पाए जा रहे हैं एक स्थान विशेष पर, वो सारे के सारे पौधे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं फ्लोरा। और यहां वर्ड लिखा हुआ है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप एक खेत में गए जिसका निर्धारण आपने कर लिया है, अगर आप अपने हाथ में एक कॉपी पेन ले लें, तो जब उस खेत में एंट्री आप करो तो सारे पौधों के आप नाम लिखते चले जाओ। तो जब आप उन नामों को लिखोगे तो अगर आप उनको अल्फाबेट्स के आधार पर जब उनके नाम लिखो तो अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पर लिखते हो, तो आप उस जगह का तैयार कर रहे हो फ्लोरा, जिसे कहा जाता है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। कहने का मीनिंग यह है कि जब भी कोई वैज्ञानिक किसी स्थान विशेष का फ्लोरा लिखता है, यानी वहां के पादपों के बारे में लिखता है, तो वो किसका इस्तेमाल करता है, वो अतर्कपूर्ण वर्गीकरण का इस्तेमाल, यानी कि वो वहां का बनाता है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। क्लियर बेटा? तो लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा के बारे में आपने समझा, साथ ही साथ ये बता दिया फ्लोरा का मीनिंग क्या होता है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पौधे। ऐसे ही एक शब्द और होता है जिसका नाम है फौना, और फौना जंतुओं के लिए किया जाता है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जंतु। क्लियर बेटा? ये भी शब्द आपका क्लियर हो गया, आपको करवाना तो ये था फ्लोरा। अब देखिए बेटा, हमारे पास दो बुक हैं, हमारे पास कहने का मतलब है दो बुक ऐसी हैं, दो बुक्स ऐसी हैं जिसमें पूरे इंडिया का फ्लोरा लिखा हुआ है, पूरे इंडिया का, यानी पूरे इंडिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन सब का एक फ्लोरा लिखा हुआ है। तो वो दो बुक कौन सी हैं? एक बुक है जिसका नाम है फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है फ्लोरा इंडिका। इनमें से ये दोनों जो है, ये लिखी है फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, लिखी है जेडी हुकर ने, और फ्लोरा इंडिका जो लिखी है वो लिखी है विलियम रॉक्स वर्ग ने। तो ये वो दो बुक हैं जिसमें पूरा का पूरा फ्लोरा, यानी कि हमारे इंडिया में टोटल जितने प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे प्लांट्स के बारे में इनके अंतर्गत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका पहला वर्गीकरण जिसका नाम है अतर्कपूर्ण वर्गीकरण वो हुआ समाप्त। अब आप ये याद रख लें कि इस वर्गीकरण का केवल एक ही इस्तेमाल है और वो है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। साथ ही साथ ये भी याद रख लें इस प्रकार के वर्गीकरण का कोई वास्तविक आधार नहीं है, बस जब पौधों की खोज हो जाती है उनको नाम दिया जाता है, तो उनके स्टार्टिंग का जो पहला शब्द होता है उसी आधार पर उसे अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाता है, और इस तरीके से टोटल अल्फाबेट के हिसाब से 26 उसके ग्रुप बना दिए जाते हैं। यानी पादप जगत के अंतर्गत टोटल कितने समूह बना दिए जाते हैं? 26। अगर हम जंतु का करते हैं तो अल्फाबेट तो वही 26 होते हैं, तो जंतु जगत का भी वर्गीकरण करते हैं तो वहां भी ऐसे ही 26 समूह बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ, अतर्कपूर्ण वर्गीकरण। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट अगला वर्गीकरण है जिसका नाम है तर्कपूर्ण वर्गीकरण, इंग्लिश में से कहते हैं
रैशनल क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा, अब ये क्या है, अभी इससे पहले आपने जो वर्गीकरण पढ़ा तर्कपूर्ण, तो उसमें देखा था कि उसमें पौधों की वास्तविक प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो बस यहां पर पौधों की वास्तविक प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों की वास्तविक प्रकृति को ही आधार बनाया जाता है। कहने का मीनिंग, यानी कि पौधों के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि आकार की लक्षण, आकार के लक्षण यानी कि बाहर से दिखने वाले, जैसे कि जड़, तना, पत्ती। इसके अलावा शारीरिक लक्षण भी देखे जाते हैं, या फिर अगर पौधे की कोई उपयोगिता है तो उसको भी देखा जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर पौधे का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसका आधार जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है उनके आकार की लक्षण, शारीरिक लक्षण, या अगर उसकी कोई उपयोगिता है तो उसको आधार बनाया जाता है। अब ये जो वर्गीकरण है थोड़ा बड़ा है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं एक एक कर करते हैं। तो सबसे पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत क्या है, देखिए बेटा, इस प्रकार के वर्गीकरण में देखो बेटा, ये तर्कपूर्ण का ही एक टाइप्स है जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आपको याद रखना चाहिए कि तर्कपूर्ण में आकार की, शारीरिक की, या फिर उपयोगिता, जरूर नहीं है सभी रखे जाएं, कोई में एक ये हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में ये तीनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों का जो आधार बनाया जाता है वर्गीकरण का, तो वो क्या है, ध्यान सुनोगे कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है उसका आर्थिक महत्व, यानी कि पौधे का आर्थिक महत्व क्या है उस आधार पर किया जाता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। कहने का मीनिंग, इस प्रकार के वर्गीकरण में आकार के लक्षण नहीं देखे जाते, आकार के लक्षण, शारीरिक लक्षण ऐसे नहीं देखे जाते, केवल उसकी देखी जाती है उपयोगिता देखी जाती है। जैसे कि जब वर्गीकरण किया जाता है तो क्या ग्रुप बनाए जाते, एक ग्रुप बनाया जाता है जैसे कि तेल प्रदान करने वाले पौधे, ऐसे ही एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम है रेशे प्रदान करने वाले पौधे। ऐसे ही तीसरा और बनाया जा सकता है औषधि प्रदान करने वाले, ऐसे ही और बनाया जा सकता है मसाले प्रदान करने वाले पौधे। तो इस तरीके से यहां पर ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे कि पीछे आपने अतर्कपूर्ण में देखा था तो वहां पर समूह बनाए गए थे अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से, पर यहां सबसे पहले तर्कपूर्ण में प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया जा रहा है, यहां कोई आकार के लक्षण, सहायक लक्षण नहीं देखे जा रहे, केवल पौधों का आर्थिक महत्व देखा जा रहा है और उसी आधार पर उनके ग्रुप बनाए जा रहे हैं। जैसे पहला ग्रुप बना रखा है तेल प्रदान करने वाले, कुछ पौधे के बारे में आपको पता होगा तेल किन किन से मिलता है, जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। तो चूंकि इनसे तेल प्राप्त होता है तो इन तीनों पौधों को एक ही ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही रेशे प्रदान करने वाले आपने पढ़ रखे होंगे, जूट है, पटसन है, कपास है, चूंकि इनसे रेशे प्राप्त होते हैं तो एक में रख दिया। ऐसे ही औषधि प्रदान करने वाले अगर आपने पढ़ रखे हैं, एक पौधा है जिसका नाम है सिनकोना, एक पौधा है जिसका नाम है रोवल्फिया, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा जैसे कि यूकेलिप्टस है, धतूरा है, अफीम है, बहुत सारी इनसे औषधियां बनाई जाती हैं, उनको भी रखा जाता है। ऐसे ही मसाले प्रदान करने वाले, मसाले प्रदान करने वाले में आपने सुन रखा हल्दी है, हींग है, बहुत सारे हैं जिनसे मसाले प्राप्त होते हैं। अब पॉइंट यह है कि इस प्रकार के वर्गीकरण में एक छोटी प्रॉब्लम यह आती है कि एक ही पौधा जो है वो एक ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप में भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये हल्दी, हल्दी का उपयोग जो है वो मसाले में भी होता है और हल्दी का जो उपयोग है वो औषधि में भी होता है। तो यानी कि एक ही पौधा 2 अलग अलग ग्रुप में भी आ सकता है। तो तर्कपूर्ण जो वर्गीकरण हमने किया है उसके अंतर्गत हमने पहला वर्गीकरण समझा जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इसी के अंतर्गत करीबन 4 प्रकार के वर्गीकरण है। तो पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अगला देखते हैं।
नेक्स्ट दूसरा वर्गीकरण है जिसका नाम है कृत्रिम वर्गीकरण, इंग्लिश में जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा, इस तरह का जो वर्गीकरण है वो दो साइंटिस्ट ने दिया है, जिसमें एक का नाम है लिनियस और दूसरे का नाम है थियोफ्रेस्टस। ये दो वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वर्गीकरण दिया है। अब पहले तो ये जानो कि कौन से वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण बोला जाता है। ऐसा वर्गीकरण जो एक या दो आकार के लक्षणों पर आधारित हो, ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण बोला जाता है। यानी कि अगर पादप के समस्त आकार के लक्षणों को नहीं देखा जा रहा, केवल या एक या दो लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण किया जा रहा है, तो ऐसा वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। अब आपको समझाने के लिए मैं लीनियस का जो वर्गीकरण है कृत्रिम वर्गीकरण उसको समझा देता हूं। तो देखिए बेटा, लीनियस ने क्या किया, पादप जगत को दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। अब दो लक्षण कौन कौन से थे? एक लक्षण जिसका नाम पुंकेसर स्टामेन, दूसरा जिसका नाम अंडप कार्पल। तो इन्होंने दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया, इस कारण इनके वर्गीकरण को क्या बोला गया? कृत्रिम वर्गीकरण बोला गया। अब ये दिखने को तो दो लक्षण हैं, लेकिन अगर कहें तो ये एक ही लक्षण जैसा है, पुष्पीय लक्षण। यानी कि अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियस ने पादप जगत को पुष्पीय लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया। अब चूंकि ये जो पुष्पीय लक्षण है पुंकेसर और अंडप, ये पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग है, और चूंकि इनका काम लैंगिक अंग में होता है या लैंगिक संरचनाएं होती हैं, तो इस कारण लीनियस के इस कृत्रिम वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने लीनियस ने पादप जगत को दो लक्षणों के आधार, जिसका नाम है पुंकेसर और अंडक, के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया। अब आगे सुनो जरा कि लीनियस ने क्या किया कि पुंकेसर और अंडक के आधार पर समस्त पादप जगत को 24 क्लासेस में वर्गीकृत किया। ध्यान से सुनोगे बेटा कि इन्होंने पादप जगत को दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, और उन्हीं दोनों लक्षणों के आधार पर समस्त पादप जगत को तकरीबन कितने वर्गों में बांट दिया? 24 वर्गों में इन्होंने बांट दिया। हम देखेंगे कि वो 24 वर्ग कौन कौन से हैं। देखिए जरा, मैं ये ऊपर वाला पार्ट्स मिटा रहा हूं बेटा, ये हम कर चुके हैं। ये मिटाना पड़ेगा बेटा, रुकिए। देखिए क्या बताया गया कि लीनियस ने पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो दो लक्षण पुंकेसर व अंडक के आधार पर कितने वर्गों में बांटा? 24 वर्गों में बांटा। अब जरा देखिए कि 24 वर्ग कौन से हैं बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3, नेक्स्ट फिर उसके बाद 23 मैंने बीच में छोड़ दिए, और उसके बाद लास्ट 24। तो इन्होंने पादप जगत को पुंकेसर व अंडक के आधार पर कितने क्लासेस में बांटा? 24 क्लासेस में बांटा। इन 24 क्लासेस में से 1 से लेके 23 तक जितनी भी क्लासेस थी, इन क्लासेस के अंतर्गत इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? तो इसको जानने के लिए वैसे तो मैंने जब ये क्लासेस स्टार्ट की थी, नीट की क्लासेस, तो वहां पर 11th और 12th का ये जो आपकी जो बुक होती है उस बुक का छोटा मोटा ओवरव्यू दिया था। फिर भी समझो कि जब हमारा ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3rd नंबर का चैप्टर जब आएगा, तो 3rd नंबर के चैप्टर का नाम है पादप जगत। उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि पादप जगत को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग, जिसमें पहला है जिसका नाम है थैलोफाइटा, ये सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। दूसरा है
ब्रायोफाइटा। तीसरा है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट चौथा है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। और पांचवा है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ये 5 तरह के आपको पौधे चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, पर अभी थोड़ा बहुत ही सीख लीजिए कि इसके लिए हमको जरूरत है। तो देखो बेटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे गए हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे गए हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वो पौधे रखे गए जिनमें जड़, तना, पत्ती प्रॉपर रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। तो इन पौधों में जड़, तना, पत्ती और बीज पाए जाते हैं, लेकिन बीज के ऊपर आवरण जिसे हम फल कहते हैं वो नहीं पाया जाता। तो यहां सीखना जरूरी है, जड़, तना, पत्ती और नेक्स्ट क्या भी होता है, बीज, पर बीज के ऊपर आवरण नहीं। और लास्ट पौधे हैं आपके जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, हिंदी में जिसे आवृत बीजी बोलते हैं। ये वो पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फ्लावर, नेक्स्ट इसके अलावा बीज और बीज के ऊपर आवरण यानी कि फल, ये सभी पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे मैंने यहां लिखा है कि लिनियस ने पुंकेसर व अंडक के आधार पर पादप जगत को 24 क्लासेस में बांटा है, जिसमें से 1 से 23 तक की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंतर्गत कौन से पौधे रखे हैं, फ्लावरिंग पौधे रखे हैं, यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। और यहां अगर हम देखें तो पुष्प केवल और केवल जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको यह सीखनी है कि जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वैसे तो उनके पास पुष्प नाम संरचना नहीं होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जनन अवस्था के दौरान उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां पुष्प जैसी, पुष्प नहीं पुष्प जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब आपको मैं जिम्नोस्पर्म करवाऊंगा तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द नरशंकु, मादा शंकु जैसी संरचनाएं करवाऊंगा। एक्चुअली में ये नरशंकु, मादा शंकु जो है ये नर पुष्प और मादा पुष्प के नाम से ही वहां पर जानी जाएंगी। तो कहने का मीनिंग यह है कि अगर हम लीनियस के अकॉर्डिंग चलें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों को ही क्या बोला गया है, फ्लावरिंग प्लांट बोला गया है। मैं यहां लिख देता हूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधे। तो लीनियस ने 1 से 23 तक की जो क्लासेस है उस क्लासेस के अंतर्गत फ्लावरिंग प्लांट रखे हैं, यानी कि उसके अंतर्गत उसने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों को रखा है। लास्ट 24वें नंबर की जो क्लासेस है उस 24वें नंबर की क्लास में उन्होंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। लिख देते हैं इसको भी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। मेरे हिसाब से यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर एक बार आपको बता दें कि लिनियस का जो कृत्रिम वर्गीकरण है उन्होंने पादप जगत को पुंकेसर व अंडक के आधार पर 24 क्लासेस में बांटा है, जिसमें 1 से 23 तक की जो क्लासेस हैं उसके अंतर्गत उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा है। और बाकी 24वें नंबर की जो क्लासेस है उस क्लासेस के अंतर्गत उन्होंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा प्लांट्स को रखा है। अब इन चीजों को मैं बैठा देता हूं यहां से। अभी क्लासेस के नाम लिखेंगे पर अभी कुछ और चीज सीखनी है। देखिए बेटा, जो पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं फेनेरोगैमिया, या ऐसे भी लिख सकते हो फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस का मतलब है पुष्पीय पौधे, यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैमिया, या बोल सकते हो फेनेरोगैमस, पुष्प या प्लांट। नेक्स्ट, जिन पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैमिया, या आप बोल सकते हो, ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बताए गए हैं, क्रिप्टोगैमस। ऐसे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो क्रिप्टोगैम्स, ऐसे इसको भी लिख सकते हो फेनेरोगैम्स। तो यानी कि जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है फेनेरोगैमस, और जिनमें फ्लावर नहीं पाए जाते उन्हें बोला जाता है क्रिप्टोगैमस। अब जरा थोड़ा नाम भी देख लीजिए,
जैसे कि आपको क्लासेस बताई गई 24 क्लास, तो जैसे पहली क्लास का जो नाम है वो है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया का मतलब क्या है कि ऐसे पादप जिनके पुष्प में, ऐसे पादप जिनके पुष्प में केवल एक पुंकेसर, केवल एक पुंकेसर पाया जाता है, ऐसे जो पौधे हैं वो कहलाते हैं मोनेंड्रिया। नेक्स्ट, उसके बाद डायेंड्रिया। अब इससे आप पता तो चल गया, डायेंड्रिया यानी कि जिनमें कितने पुंकेसर, 2 पुंकेसर पाए जाते हैं। ऐसे ही फिर ट्राइएंड्रिया, और ट्राइएंड्रिया के अंदर फिर आप कर सकते हो जिनके पुष्प में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। ऐसे ही फिर इसी वजह से मैंने वो चौथा पांचवा नहीं लिखा है, टेट्राएंड्रिया, पेंटा, हेक्सा, आगे एंड्रिया एंड्रिया आप लगा सकते हो। उस हिसाब से जैसे जैसे जाओगे, टेट्रा में जाओगे तो 4, पेंटा में जाओगे तो 5 पुंकेसर। फिर लास्ट जैसे कि मैंने 23 बोला, तो 23 को पॉलीएंड्रिया, और पॉलीएंड्रिया के अंदर अनेक पुंकेसर। क्लियर बेटा? और लास्ट आता है आपका 24वां नंबर क्लास, जिसको बोला गया है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसको बोला गया है नॉनेंड्रिया, या इसको आप बोल सकते हो क्रिप्टोगैमिया, जिसके अंतर्गत पुंकेसर अनुपस्थित होते हैं। जब पुष्प ही नहीं है तो पुंकेसर कहां से आएंगे? पुंकेसर अनुपस्थित। इस तरीके से मैंने लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताया कि इन्होंने पादप जगत का जो वर्गीकरण है वो पुंकेसर व अंडक के आधार पर 24 क्लास में बांटा, जिसमें से आपको पहले नंबर से 23वें नंबर की क्लास में फ्लावरिंग प्लांट और 24वें नंबर की क्लास नॉनेंड्रिया, जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है। तो लीनियस ने अपना ये जो वर्गीकरण दिया है वो उन्होंने अपनी एक बुक, जिसका नाम है, इनकी बुक का नाम देखिए, इनकी एक बुक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत दिया है। कहने का मीनिंग क्या है, यहां पर यह बता रहा हूं मैं आपको कि लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया है, इस वर्गीकरण को उन्होंने अपनी एक बुक में दिया है, जिस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि पादप को पुंकेसर व अंडक के आधार पर किस प्रकार से 24 क्लासेस में बांटा गया है। आपको याद हो तो पहले नंबर के चैप्टर में मैं लीनियस की 2 बुक के बारे में और बात कर चुका था, जिसमें से एक बुक थी जिनका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। पादपों के वैज्ञानिक नाम, जो कि आपको यह भी बताया गया था पहले नंबर के चैप्टर में, ये 1 मई 1753 को पब्लिश हुई थी। इसके अलावा एक दूसरी और बुक बताई गई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, और सिस्टेमा नेचुरे के अंतर्गत आपको 2 चीजें बताई गई थी। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं अब। सिस्टेमा नेचुरे के अंतर्गत जरा देखिए 2 चीज। सिस्टेमा नेचुरे का मैंने बताया था, एक इनका बताया था मैंने 2nd एडिशन, और एक बताया था मैंने 10th एडिशन। 2nd एडिशन सिस्टेमा नेचुरे की जो बुक थी उसके अंतर्गत इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, द्विनाम पद्धति के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, या मैंने लिख दिया बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के जो नियम थे उनका विस्तृत विवरण दिया था, विस्तृत विवरण। नेक्स्ट, इसके अलावा 10th एडिशन जो कि पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758, इसके अंतर्गत इन्होंने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे। ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, यहां इनकी अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं
वो लीनियस का कृत्रिम वर्गीकरण कर रहे हैं। और कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत अगर पूछा गया तो ये भले पूछा जाए कि कौन सी वो बुक थी जिस बुक के अंतर्गत उन्होंने पादप जगत को पुंकेसर व अंडक के आधार पर 24 क्लासेस में वर्गीकृत किया, तो उस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। बाकी ये दोनों जो बुक है, ये दोनों बुक को मैं आपको करवा चुका था पहले नंबर के चैप्टर में। अगर आप भूले नहीं हो तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि ये सिस्टमा नेचुरे जो है ये नाम कहां से लिया गया। तो अगर आप भूले ना हो तो आप याद करो कि लीनियस ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था सिस्टमैटिक्स, और ये जो सिस्टमैटिक शब्द है वो टैक्सोनॉमी के स्थान पर आया था। और ये सिस्टमैटिक शब्द एक लैटिन शब्द जिसका नाम था सिस्टेमा से बना है। तो इन्होंने अपनी इस बुक जो कि जंतुओं के लिए लिखी गई थी, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के लिए, तो सिस्टमा नेचुरा का जो टाइटल यानी अपने बुक का जो टाइटल लिया उन्होंने इस शब्द से लिया है, यानी कि सिस्टमा जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स यानी कि जीवों का वर्गीकरण। ठीक, तो ये बुक का नाम यहां से लिया गया है। क्लियर बेटा? तो मैंने आपको देखा जाए तो यहाँ 3 बुक हो चुकी है, पर आज जो कृत्रिम वर्गीकरण कर रहे थे उसके हिसाब से बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब अगला वर्गीकरण देखते हैं। अभी आपका जो वर्गीकरण चल रहा है उसमें हम ये कर रहे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अतर्कपूर्ण और तर्कपूर्ण वर्गीकरण था। अतर्कपूर्ण हम कंप्लीट कर चुके, तर्कपूर्ण जब वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें हम 2 वर्गीकरण कर चुके हैं, एक है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लीनियस का कृत्रिम वर्गीकरण समझा दिया। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, उनका वर्गीकरण भी कृत्रिम वर्गीकरण ही कहा जाता है। अब यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका वर्गीकरण, किसका कृत्रिम वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है, तो लीनियस का ही कृत्रिम वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका हुआ खत्म। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अगला वर्गीकरण देखते हैं, तीसरे नंबर का वर्गीकरण। बेटा आप भूल ना जाओ, तो हमारा जो वर्गीकरण चल रहा था वो था तर्कपूर्ण वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार के वर्गीकरण की बात की थी, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। पहला जो किया था उसका नाम है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा अभी कर लिया जिसका नाम था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो कर रहे हैं उसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब इसको समझो, देखो बेटा, जिसके नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण, तो इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा लक्षणों को देखा जाता है, यानी बहुत ज्यादा आकार के लक्षणों को देखा जाता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, सभी आकार के लक्षणों को इस प्रकार के वर्गीकरण में देखा जाता है। ठीक, तो फिर से सीखिए, मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, समस्त आकार की लक्षणों को देखा जाता है। क्लियर? जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 1 या फिर 2 ही आकार के लक्षणों को देखा जाता है, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में समस्त प्राकृतिक आकार के लक्षणों को देखा जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज। नेक्स्ट आगे सीखिए कि नेचुरल क्लासिफिकेशन को इन सभी जितने भी क्लासिफिकेशन में करवा रहा हूं इन सब में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पौधों की प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं को दर्शाता है। कहने का मीनिंग यह है कि इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है वो सभी जीवों में, यानी कि एक एक ग्रुप में रखे जाने वाले जो जीव होते हैं उनमें आपसी संबंधों को दर्शाता है, आपसी संबंधों को दर्शाता है। अब आपको याद हो तो जब हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था तो उसके अंतर्गत यह था कि एक समूह में रखे जाने वाले जो पौधे होते हैं
उनमें समानताएं जो होती हैं वो एक या दो होती हैं, लेकिन उनमें असमानताएं जो होती हैं वो अधिक होती हैं। ये किसमें था? लीनियस में। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक ही समूह में वर्गीकृत किए गए जो पौधे होंगे उनमें समानताएं बहुत ज्यादा होती हैं, असमानताएं नहीं होती हैं। इसी कारण नेचुरल क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया है। आपने ये तो समझ लिया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है समस्त प्राकृतिक आकार के लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन कौन से? एक है नेचुरल फॉर्मल, और इसके अंतर्गत जो दूसरा है वो है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। इन दोनों को समझना है आपको, ये इसी के वर्गीकरण है। तो पहले आप इसको समझो तो इसको करना आसान हो जाएगा। नेचुरल फाइलोजेनेटिक इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक लक्षणों के साथ साथ जाति वृत्तीयता, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक, इसका मीनिंग है जाति वृत्तीयता। तो इस प्रकार के नेचुरल क्लासिफिकेशन में, जिसका नाम है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत प्राकृतिक लक्षणों का तो ध्यान रखा जाता ही है, जैसे कि जो इसका मीनिंग यही है, प्राकृतिक लक्षणों के साथ साथ इसमें जाति वृत्तीयता का भी ध्यान रखा जाता है, और उसी आधार पर दिया जाता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये जान लीजिए कि ये जाति वृत्तीयता का मतलब क्या है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पादपों को 5 भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जाति वृत्तीयता का मतलब यह होता है कि किसी जीव की अगर खोज हुई है तो उससे पहले जीव कौन सा बना। कहने का मीनिंग यह है कि कोई भी जीव जब पैदा हुआ है तो उसके पूर्वज कौन है, उन पूर्वजों का पता करना। तभी तो हमने इसमें यह भी बोला था कि इस वर्गीकरण में आपसी संबंधों का भी ध्यान रखा गया है, यानी दो जीवों के बीच में कौन सा संबंध है। तो जाति वृत्तीयता का मतलब यह हुआ कि इसके अंतर्गत हम अभी जो मैंने लिखा कि भाई थैलोफाइटा से उत्पत्ति हुई किसकी? ब्रायोफाइटा की। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा से उत्पत्ति हुई टेरिडोफाइटा की। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा से उत्पत्ति हुई जिम्नोस्पर्म प्लांट की, और जिम्नोस्पर्म प्लांट से अगले प्लांट की उत्पत्ति हुई जिनका नाम है एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में एक विकास का भी, कहने का मीनिंग सीधा सीधा ये कर सकते हो कि इसके अंतर्गत विकास का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी जीव का विकास किससे हुआ है। तो अब बस जब तुमने ये समझ लिया तो नेचुरल फॉर्मल में क्या है कि इसमें केवल और केवल प्राकृतिक लक्षणों का ध्यान रखा जाता है, यहां पर जातीय वृत्तीयता का ध्यान नहीं रखा जाता। क्लियर बेटा? तो ये भी क्लासिफिकेशन हुआ। अब आपको ये बता देते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन जो है वो कौन से वैज्ञानिकों ने दिया है। तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम देख लीजिए। एक है बेंथम एंड हुकर, इनका मैं क्लासिफिकेशन आगे चल के आपको कराऊंगा। तो बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन दिया है। इसके अलावा एक और जिनका नाम है एपीडी कैंडोले, इनका भी जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो भी नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन है। इनका भी देख लीजिए कि नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिए हैं वो कौन कौन है। एक जो है उनका नाम है एंगलर एंड प्रंटल। नेक्स्ट इसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आइकलर, इनका भी क्लासिफिकेशन नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा एक और जिनका नाम है ओसवाल्ड एंड टिप्पो। तो मैंने आपको 3 यहां वैज्ञानिकों के नाम इनके भी लिखे, ऐसे तो इनके और भी हैं।
एक है तख्ताजन, एक है हचिनसन। तो काफी सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें मैंने 3 नाम एंगलर एंड प्रंटल, आइकलर और ओसवाल्ड एंड टिप्पो के नाम लिखे हुए हैं। वैसे यहां भी नेचुरल फॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है वो 2 वैज्ञानिकों जैसे कि बेंथम और कर, एक इनका क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा एक है एपीडी कैंडोले, इन्होंने भी दिया है नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है ज्यूसिया, तो ज्यूसिया ने भी नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन दिया है। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन वो भी हुआ कवर। अब देखिए आगे, तो 3 हो चुके हैं, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन जो चौथे नंबर का है, क्योंकि आप तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार की कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो चुका, आर्टिफिशियल हो चुका, नेचुरल भी हो चुका, और अगला है चौथे नंबर का जिसका नाम है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसी का दूसरा नाम है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए जरा इस क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया। तो बेटा इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो देखने में या सुनने में पढ़ने में एग्जैक्ट इसके जैसा ही है, नेचुरल क्लासिफिकेशन के जैसा। जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में समस्त प्राकृतिक आकार के लक्षणों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो वैसा तो इसमें भी है कि समानताओं और असमानताओं की संख्या के आधार पर। फिर अंतर क्या है इन दोनों वर्गीकरण में? अंतर यह है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन में किसी एक लक्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि समस्त लक्षणों को समान ही महत्व दिया जाता है। एक लक्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। जबकि जो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है उस नेचुरल क्लासिफिकेशन में जननिक जो गुण होते हैं जैसे कि पुष्पीय लक्षण, जनन जो लक्षण होते हैं, पुष्पीय लक्षण जो होते हैं, उनका ज्यादा कायिक लक्षणों की तुलना में, कायिक लक्षणों की तुलना में ज्यादा महत्व होता है। तो इस लाइन से आप ये समझो कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या है, इसमें किसी एक लक्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, सभी लक्षणों को समान महत्व दिया गया है। जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में पुष्पीय लक्षणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि कायिक लक्षणों को कम महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये चौथा पॉइंट फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी खत्म हुआ। अच्छा बेटा, आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक वर्ड आया था जाति वृत्तीयता, छोटा सा ही है वैसे मैंने ये समझा दिया, जाति वृत्तीयता, बस इसमें विकास के क्रम का ध्यान रखा जाता है। तो जाति वृत्तीयता ये जो नाम है वो नाम दिया है लेमार्क ने, बस ये बताना है। इसके अलावा जातीय वृत्तीयता की जो धारणा है वो धारणा प्रस्तुत की है एक वैज्ञानिक जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। बस 2 शब्द ये आपको करने थे, नाम दिया है लेमार्क ने और इसकी जाति वृत्तीयता की जो धारणा है वो दी है अर्नेस्ट हैकल ने। और इस प्रकार से आपका जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम जीव जगत का वर्गीकरण है, जिसका पहला टॉपिक जिसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मैंने आपको कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें 2 प्रकार के वर्गीकरण अतर्कपूर्ण और तर्कपूर्ण करवाए। अतर्कपूर्ण जिसमें करवाया जिसमें वास्तविक लक्षणों को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल अल्फाबेट्स के आधार पर समूहों में बांट दिया जाता है। जबकि तर्कपूर्ण में हमने 4 प्रकार के वर्गीकरण किए हैं, प्रैक्टिकल,
नेक्स्ट दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा किया हमने नेचुरल, और चौथा जो लास्ट हमने किया वो किया हमने फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपके 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन ये खत्म हुए। आगे आज की तो क्लास यहाँ समाप्त है। आगे जो हम करने वाले हैं आई क्लास में हम जो करेंगे टॉपिक वो होगी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी मैं आपको कि जैसे कि थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन कैसा दिया गया, लिनियस ने जो अपना पूरा क्लासिफिकेशन दिया वो कौन सा है, बेंथम हुकर का, एंगलर प्रेंटल का, जूशिया का, इसके अलावा तख्ताजन का, इसके अलावा ओसवाल्ड और टिप्पो का, जहां आज पूरे जो नाम आए इन सभी का एक एक करके वर्गीकरण देखेंगे कि इन साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार से पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो आज की क्लास हम यहाँ करते हैं समाप्त। हाँ, आपसे एक चीज और ये कहनी है कि बेटा आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन इन वीडियो को देखने के बाद आप ना तो इनको लाइक कर रहे हो, ना ही मुझे कोई कमेंट्स कर रहे हो कि अगर मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट में ये लिखकर मुझे बताएं कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उन चीजों को सुधार सकूं। साथ ही साथ आप इतना भी कर सकते हो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अन्य अपने जो साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, और साथ ही साथ जो अगर कोई नया व्यूअर्स है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।